हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो चैप्टर है बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, बिकॉज ये ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है। ये थियोरेटिकल चैप्टर नहीं है जिसको रट्टा मार के या फिर आप मगअप करके, ठीक है, इजीली आप इसको याद रख सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। इसको समझना, डिटेल में समझना इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंसेप्ट हैं, ताकि आप इजीली एग्ज़ाम के अंदर जो भी इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ आएंगी, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं इस चैप्टर को जितना सिंपल वे में हो सके उस सिंपल वे में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही आप इस चैप्टर के पूरे लेक्चर्स देख लेंगे, जो भी लेक्चर्स अपलोड किए गए जा रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो सब लेक्चर्स देखने के बाद आपको इस चैप्टर में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा और आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली इस चैप्टर के बनने लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी है। जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब जानना जरूरी है सबसे पहले कि सर व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो बुकिश डेफिनेशन है आपकी बुक में लिखी हुई है, वही मैंने यहाँ पे लिखी है डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है देखिए, एक एक करके अपन ब्रेकअप करके पढ़ेंगे डेफिनेशन को। इट रिफर्स टू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। तो ये पहली चीज हो गई, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। कैसे करना है अपन को? एफिशिएंटली करना है। क्या काम करना है सर? एक्वायर कर रहे हैं फाइनेंस को, कहीं ना कहीं से फाइनेंस अपन को लेना है, उठाना है, पैसे उठाना है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आज की डेट में, ठीक है, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ सर्टेन बिजनेस, आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा सर कि पैसा कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, हाउ मच मनी यू विल नीड टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो वो पैसा आप सोचोगे अब मैं पैसा कहाँ से वो रेज करूँ, ठीक है, पैसे की अगर ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो पैसा कहाँ से आप रेज करो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। सपोज आपके पास कुछ पैसा पड़ा है, आपकी सेविंग्स पड़ी हुई है, तो उस सेविंग्स को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास आपकी सेविंग्स नहीं है बट आपका आइडिया बहुत गजब का है आपके दिमाग में, आपको लग रहा है कि यार अगर इस आइडिया से मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो हो सकता है कि मैं बहुत बड़ी कंपनी बना लूँ, मैं बिल्कुल उसको $1 बिलियन कंपनी में कन्वर्ट कर दूँ। तो अगर आपके पास आइडिया स्ट्रांग है तो यू विल लुक फॉर इन्वेस्टर्स जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अलग अलग लोगों को जाके अपना आइडिया सुना सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन आस्क देम टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। तीसरा ऑप्शन क्या है कि बैंक में जाके अपन लोन ले सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस वेज थ्रू विच यू कैन एक्वायर फाइनेंस इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है। तो पहली चीज हो गई सर एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। दूसरी चीज क्या हो गई सर? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। पहली चीज क्या हो गई? एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। सेकंड थिंग इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब जब पैसा आपने उठाया उसको यूटिलाइज करने के लिए भी तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, सो दैट यू विल बी एबल टू यूटिलाइज योर फाइनेंस एफिशिएंटली। अब ऐसा नहीं कि पैसा आपने रेज कर लिया, सपोज, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपीज आपने कहीं से रेज कर ली, बैंक से लोन ले ली। अब वो अगर 100 करोड़ रुपए आप वेस्ट कर दोगे, ठीक है, उसको आप फालतू चीज़ों में लगा दोगे जिसकी ज़रूरत नहीं भी थी आज की डेट में, तो बताओ उसका कुछ फ़ायदा मिलने वाला है आपको? वो एफिशिएंटली यूज़ होगा या फिर वो वेस्ट हो जाएगा? द मनी विल बी वेस्टेड, ठीक है। तो अपन को ऐसा एक प्लान बनाना है सो दैट आवर फाइनेंसेस एफिशिएंटली यूटिलाइज, उसको अपन प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकें। तीसरी चीज है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड थिंग है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। इसका मतलब है सर डिविडेंड। डिविडेंड देना पड़ता है अपन को, ठीक है। किसी भी अगर अपन कंपनी की बात करें, किसी भी कंपनी में जो ओनर्स होते हैं, जो पैसा लगा हुआ होता है किसी भी कंपनी में, वो किसका पैसा लगा हुआ होता है? शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। एनी कंपनी, कोई भी कंपनी में जो ओनर्स होते हैं दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, दे हैव परचेज्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी, दैट्स व्हाई दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा, ये कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो ये प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए। तो जो प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को मिलता है, दैट शेयर इज नोन एज डिविडेंड। प्रॉफिट का जो हिस्सा कंपनी शेयर होल्डर्स को दे रही है वो हिस्सा क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। तो इससे रिलेटेड भी तो फाइनेंस मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ेगा ना सर, कि कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स के फॉर्म में देना है। क्या पूरा प्रॉफिट दे सकते हैं क्या डिविडेंड के फॉर्म में? सपोज कंपनी ने इस साल में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कंपनी ने सपोज प्रॉफिट कमाया है सर 100 करोड़ का, 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इस कंपनी ने, तो क्या पूरा 100 करोड़ कंपनी शेयर होल्डर्स को दे देगी क्या? अगर पूरा 100 करोड़ डिविडेंड बांट के बैठ जाएंगे शेयर होल्डर को, तो अगले साल बिजनेस करने के लिए कुछ पैसा बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। अगले साल अपन बिजनेस
नहीं कर पाएंगे। तो इसमें डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट आता है। फाइनेंस मैनेजर को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट अपन शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि शेयर होल्डर्स भी खुश रहें और साथ ही साथ हमारी कंपनी भी आगे कई सालों तक चलती रहे। ठीक है, तो 3 चीजें आ गई। ठीक है, 3 चीजें वापस से एक बार से रिवाइज कर रहे हैं। 3 चीजें कौन कौन सी है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू, क्या क्या चीजें आ रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? सारी चीजें एफिशिएंटली करना है अपन को। ठीक है, 3 काम एफिशिएंटली कर रहा है जो भी फाइनेंस मैनेजर है, वो 3 काम कर रहा है बहुत एफिशिएंट तरीके से। ठीक है, पहला क्या करेगा? एक्वायर करेगा। जब जब पैसों की जरूरत पड़ेगी कंपनी को तो वो वाइजली डिसीजन लेगा। पैसा एक्वायर करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। ठीक है, बैंक से लोन ले सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, खुद की रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस सोर्सेज थ्रू व्हिच अ फाइनेंस मैनेजर कैन डिसाइड कि उसको पैसा कहाँ से एक्वायर करना है। तो अगेन वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेगा। अभी आगे जाके जैसे जैसे अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो वो सब अपन को पढ़ना है कि पैसा एक्वायर करने के लिए क्या फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, पैसा यूज करना है अगर तो क्या फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे ताकि हमारा जो पैसा है वो एकदम एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज हो, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, जीरो वेस्टेज होना चाहिए। ठीक है, पैसा अगर वेस्ट हो रहा है तो कोई सेंस नहीं है, कंपनी के लिए बहुत दुख की बात है, बहुत नुकसान की बात है अगर कंपनी का पैसा इनएफिशिएंट चीजों में वेस्ट हो रहा है। तीसरी चीज है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, कि अपन को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही ना सर, तो डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पोजल इज रिलेटेड टू डिविडेंड। सरप्लस, यहाँ पे सरप्लस का मतलब क्या है सर? सरप्लस इज नथिंग बट प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं अपन? सरप्लस बोलते हैं। तो तीसरी बात क्या हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल होना चाहिए सरप्लस का एफिशिएंट तरीके से ताकि शेयर होल्डर्स भी खुश रहें और कंपनी का काम भी लंबे समय तक अच्छे से चलता रहे। सो दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक बार वापस से मेरे साथ दोहराइए आप सब। ठीक है, इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी, ताकि कंपनी आराम से चलती चले। सेकेंड टॉपिक है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों जरूरी है, क्या रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिजनेस के अंदर, क्या क्या काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, वो अपन पढ़ने वाले हैं सेकेंड टॉपिक में, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहला रोल क्या है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स आप सबको पता होंगे, बचपन में आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर। जो फिक्स्ड एसेट्स है वो क्या होते हैं कंपनी के, जो हमको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट्स देने वाले हैं। ऐसे एसेट्स which are going to give you long term benefits are known as fixed assets of the enterprise। ठीक है, बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड में लिखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स। 2 टाइप के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स का क्या साइज होगा, क्या कॉम्पोजिशन होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपन डिसाइड करेंगे कि कितने की लैंड लेना पड़ेगा, कितना का मशीनरी होना चाहिए अपने पास। ठीक है, अगर आपको इतना प्रोडक्शन करना है तो कितनी मशीन्स लगेगी फैक्ट्री के अंदर, उन मशीन्स की क्या कॉस्ट हो रही है, क्या कॉम्पोजिशन है। ठीक है, कितने उसमें बिल्डिंग लगेगी फैक्ट्री में आपको। ठीक है, क्या बिल्डिंग लगेगी, क्या साइज होना चाहिए लैंड का जो आप एक्वायर करोगे इफ यू वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। दूसरी चीज है अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स क्या होते हैं? दीज आर द एसेट्स व्हिच गिव्स यू शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। ठीक है, ऐसे एसेट्स जो इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 1 ईयर। पढ़े हैं अकाउंट्स में अपन ने बचपन में। ठीक है, 11th क्लास में। करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be converted into cash within a period of 1 year। एक साल के अंदर जो चीजें कैश में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे आपके डेटर्स हो गए, जैसे आपका स्टॉक हो गया। ठीक है, आपका बिजनेस में आपने स्टॉक रखा है, तो स्टॉक क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है कि आपको 10 साल तक स्टॉक दुकान में इकट्ठा करके रखोगे अपनी? नहीं, उसको बेचने के पर्पज से अपन लेके आए हैं, तो वो कल भी बिक सकता है, परसों भी बिक सकता है, 1 महीने बाद भी बिक सकता है। तो उससे क्या आने वाला है अपने पास? कैश का इनफ्लो होने वाला है बिजनेस के अंदर। आपके जो डेटर्स हैं, डेटर्स मतलब ऐसे लोग जिनको आपने उधारी में सामान बेचा है। ठीक है, तो अगर आपने उनको उधारी में सामान बेचा है तो उनसे भी पैसा आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितने भी महीने में, ठीक है, 1 साल के नॉर्मली अंदर अंदर आपको पैसा वापस आने वाला है। सो दीज आर कंसीडर्ड एज योर करंट एसेट, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का कि जो अमाउंट होगा, जो कॉम्पोजिशन होगा, वो कहाँ डिसाइड होगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो फाइनेंस मैनेजर है वो डिसाइड करेगा कि कितना पैसा स्टॉक के फॉर्म में, ठीक है, कितना स्टॉक होना चाहिए बिजनेस के अंदर, कितना पैसा, कितने गुड्स अपन उधारी में बेच सकते हैं, तो डेटर्स का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, कितने मैक्सिमम डेटर्स है जो बिजनेस बेयर कर सकता है। ठीक है, तो कितना पैसा कैश के फॉर्म में अपन को एनी टाइम लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए कंपनी के पास, ताकि जब भी जरूरत पड़े, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी, उस पैसे को अपन यूज कर सके। तो
तो ये सारा जो अमाउंट है, कॉम्पोजिशन है करेंट एसेट्स का, वो भी कहाँ डिसाइड होगा सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड होगा। तीसरा है, अब आपकी जो बैलेंस शीट होती है, देखो बैलेंस शीट बनाते हैं अपन। बैलेंस शीट में इस साइड आता है सर असेट्स। असेट्स में बात हो गई सर, दो टाइप के एसेट्स की बात हो गई, फिक्स एसेट्स की बात हो गई और करंट एसेट्स की बात हो गई। ठीक है, अब आ रहे हैं लाइबिलिटी साइड में। इस साइड आता है आपका लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज की अगर बात करें तो देखो तो क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। जो भी आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, जो फंड्स हैं, कहाँ से पैसा उठाया आपने। तो जब आप पैसा रेज करोगे तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पैसा रेज करने के। ठीक है, यू कैन बोरो मनी फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज, यू कैन बोरो मनी फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना लॉन्ग टर्म से पैसा उठाना है, कितना शॉर्ट टर्म से पैसा उठाना है। एक चीज को प्रेफर नहीं कर सकती कंपनी कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से पैसा उठाया जाए। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सपोज बैंक से बोरो कर लिया पैसा, ठीक है, बैंक से पैसा बोरो करना। उसके बाद दूसरा हो सकता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर कि आपने शेयर्स इशू कर दिया, ठीक है, डिबेंचर्स इशू कर दिया। दीज आर द लॉन्ग टर्म सोर्सेज थ्रू व्हिच द फाइनेंस मैनेजर कैन एक्वायर फंड्स फॉर द कंपनी। ठीक है, उसके बाद कुछ शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, जैसे उधारी माल खरीद के ले आया क्रेडिटर से, तो उसको पैसा कब लौटाना पड़ेगा? बहुत लंबा समय देगा कि क्रेडिटर आपको कि आप इतने समय में हमको पैसा लौटाओ। उसको शॉर्ट पीरियड में अपन को पैसा क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। सप्लायर से रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी शॉर्ट टर्म में अपन को क्या करना पड़ेगा? पैसा रीपे करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी साइड में जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स होंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बोल सकते हैं अपन, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, इन सब का जो अमाउंट है, इन सब का जो, ठीक है, अमाउंट होगा, कॉम्पोजिशन होगा, वो भी डिसाइड किस में होगा सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड होगा। नेक्स्ट है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट, इक्विटी एक्सेट्रा। जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, उसमें दो चीजें आती है, एक होता है डेट, एक होता है इक्विटी। डेट मतलब सर बोरो किया हुआ पैसा। डेट एक ऑब्लिगेशन है, डेट इज एन ऑब्लिगेशन। क्या बोलते हैं इसको सर? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब इट इज अ लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू रिपे इट बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे तैसे आपको लौटाना पड़ेगा, भले आपको प्रॉफिट हो, भले आपको लॉस हो। डेट वालों का पैसा सर सबसे पहले आपको रीपे करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म फंड्स में भी फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज लॉन्ग टर्म फंड में 100 करोड़ का पैसा अपन ने रेज करके रखे, तो इसमें भी डिसाइड करना पड़ेगा कि डेट से कितना पैसा उठाया और इक्विटी से कितना पैसा आया। इक्विटी का एग्जांपल होगा सर शेयर्स। ठीक है, अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो कंपनी के, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ सीन क्या रहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ऑल्सो, अगर कंपनी के पास पैसा है तो ही इक्विटी शेयर्स को देने की जरूरत है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने की जरूरत है, अदरवाइज उनको नहीं भी पैसा दिया तो चलेगा। तो सबसे ज्यादा रिस्क जो कंपनी के अंदर रहती है वो किसकी रहती है सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स की रहती है, बिकॉज उनको ना डिविडेंड देने की कोई गारंटी है कंपनी के एंड से। ठीक है, डिविडेंड भी अगर प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। सेम वे वाइंडिंग अप के टाइम पे भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, अगर पैसा बचा तो इनको मिलेगा, अदरवाइज इनको पैसा नहीं मिलेगा। तो अपन को डिसाइड करना पड़ेगा एज अ फाइनेंस मैनेजर। सपोज आप समझो, अब इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप समझो कि आप फाइनेंस मैनेजर हो किसी कंपनी के। ठीक है, इफ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि सर डेट से कितना पैसा उठाना है, कितना ऐसा लोन है, कितना ऐसा लायबिलिटी है जो कंपनी बेयर कर सकती है कि हाँ यार इतना पैसा तो अपन गारंटी लौटा सकते हैं बाहर वालों का, तो उतना डेट का कॉम्पोजिशन बना लो। और लग रहा है जिसमें डाउट कि यार अब इतना सारा पैसा ना अपन हो सकता है कि ना लौटा पाए, ठीक है, एक ऐसा टेंशन है अपने माइंड में कि हो सकता है ना, तो फिर क्या प्रेफर करना पड़ेगा? इक्विटी प्रेफर करना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर रेशियो रहता है, एक आइडियल रेशियो रहता है डेट इक्विटी का, उसको बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो वो रेशियो फाइनेंस मैनेजर को मेंटेन करना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग हाउ मच अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम डेट एंड हाउ मच अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम इक्विटी। ठीक है, लास्ट अब आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे कंप्लीट होगी। बैलेंस शीट के मैंने सारे आइटम्स 4 पॉइंट्स में डिस्कस कर लिए। एक तो फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स आपके एसेट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, एसेट साइड में देखो फिक्स्ड एसेट आ गए, करंट एसेट्स आ गए। उसके बाद शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फंड्स आपकी कहाँ आ जाएगी? लायबिलिटी साइड में आ जाएगी। लॉन्ग टर्म फंड्स हो गए, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गई। तो ये अपन बोल सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स है और शॉर्ट टर्म फंड्स है, ये करंट और नॉन करंट बोरिंग्स है। ठीक है, करंट या नॉन करंट लायबिलिटीज है। जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है ये करंट लायबिलिटीज होंगी, पढ़ते हैं ना अपन अकाउंट्स में, पढ़ेंगे नहीं पढ़े? ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होंगी वो करंट लायबिलिटीज होंगी और जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो नॉन करंट लायबिलिटीज होंगी। और नॉन करंट लायबिलिटीज में आपकी दो चीजें आती है सर। अगर लॉन्ग टर्म फंड्स को आप बाइफर्केट करोगे तो दो चीजें आती है, एक होता है डेट, एक होता है इक्विटी। तो फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना पैसा डेट से उठाना है और कितना पैसा इक्विटी से उठाना है। उसके बाद बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट चीज, लास्ट पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है? ऑल आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है सर, उसमें क्या होता है? डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट साइड में सारी इनकम रिकॉर्ड होती है।
तो एज अ फाइनेंस मैनेजर आपके पास बहुत सारे डेली बेसिस पे ना सैंक्शन आएंगे कि सर ये एक्सपेंस लग रहा है, इसको पास कर दो, सर ये फलाना खर्चा आ रहा है, ठीक है फैक्ट्री में आप क्या करो, एक ऑर्डर पास करके दे दो कि हम ये खर्चा कर सकते हैं, सर प्रोडक्ट बेचना है, सेल्स डिपार्टमेंट से फाइनेंस मैनेजर के पास एक आया, ठीक है रिक्वायरमेंट आया कि हमको सर प्रोडक्ट बेचना है तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, सर आप इतना अमाउंट सैंक्शन कर दो ताकि हम एडवर्टीजमेंट रन कर सके टीवी के ऊपर ताकि हमारे प्रोडक्ट्स की सेल बढ़े। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर डेली बेसिस पे आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे बहुत सारे कि कौन सा खर्चा एंटरप्राइज के हक में है, बिजनेस के हक में है, और कौन सा खर्चा बिजनेस के हक में नहीं है, कौन से खर्चे से बिजनेस को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं फ्यूचर में जाके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, और कौन से खर्चे से बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपको अपने ठीक है डेली डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना पैसा अपन को देना है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, कितना सैलरी पे करना है किसको, कितना वेजेस पे करना है वर्कर्स को जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है इनकम को कैसे रिकॉर्ड करना है, इनकम कितनी आनी चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज से सही पैसा आ रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट इनकम सही हो रही है कि नहीं। उसके बाद डेट में अगर अपन ज़्यादा डेट उठा लेंगे तो इंटरेस्ट का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, इक्विटी में उतना ज़्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप जब डिसीजंस लोगे तो जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे आइटम्स होंगे ना, जो आपकी इनकम होंगी, जो आपकी एक्सपेंसेस होंगी, वो सब क्या होंगी, अफेक्ट होगी आपके डिसीजन मेकिंग से, ठीक है। इसलिए रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिखा हुआ है कि जितने भी आइटम्स हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, वो सारे आइटम्स अफेक्ट होने वाले हैं विद योर डिसीजन, ठीक है। जैसा जैसा आप डिसीजन लेते जाओगे वैसा वैसा आपके प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम्स हैं वो सब अफेक्ट होने वाले हैं। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं आए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि कौन से टॉपिक में डाउट है, ताकि मैं वापस से ठीक है जब भी वीडियो बनाऊँ इसके बाद तो मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो अपन ने अभी तक 2 टॉपिक पढ़े हैं सर, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब पढ़े हैं, 3 बातें आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी। उसके बाद हमने सर पढ़े हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 5 बातें आती है रोल के अंदर। सबसे पहला साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपके फिक्स्ड एसेट्स के साइज और कॉम्पोजिशन डिपेंड करेगा आपके डिसीजंस पे। अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, तीसरा है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, फोर्थ है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी, और 5वीं चीज है ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दैट्स इट, थैंक यू।